हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 143 के यूनिट नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स को। अब पिछले पार्ट में हमने कुछ फ्रेमवर्क्स को पढ़ा था, जैसे कि मार्क्सियन फ्रेमवर्क, सिस्टमिक फ्रेमवर्क। तो उसी तरीके से आज हम पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क को भी जानेंगे। तो जैसा कि हमने यूनिट 1 में पढ़ के रखा हुआ है कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया में कुछ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे। अब ये चेंजेस किस तरीके से आए? जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बातें की गई और नई नई आइडेंटिटीज बनने लगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एक्सेट्रा। और नई नई सोशल मूवमेंट्स की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस ऐसे थे जिसकी वजह से आज के टाइम की इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो शेप होती है। अब ये जो सारे चेंजेस थे डेवलपमेंट के, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इन्हें सिस्टमिक फ्रेमवर्क के द्वारा स्टडी करने की कोशिश की। कुछ ने मार्क्सिस्ट का सहारा लिया, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने एक फ्रेमवर्क का सहारा ना लेते हुए दो को मिक्स करके इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को स्टडी करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि ऐसे फ्रेमवर्क्स की अब ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि जैसे जैसे जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी उसमें नए नए फीचर्स जुड़ते जा रहे थे। तो ये जो सिस्टमिक फ्रेमवर्क, मार्क्सियन फ्रेमवर्क थे, इनमें कुछ कमियां थी जिनकी वजह से हम इन नए फीचर्स को पढ़ नहीं पा रहे थे। तो स्कॉलर्स ने एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क निकाला जिसका नाम दिया पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क था ये लियोटार्ड की राइटिंग से इंस्पायर्ड था। लियोटार्ड एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहे हैं। अब इस पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके यहाँ पर स्कॉलर्स ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिससे कि हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। जो स्कॉलर्स पोस्ट मॉडर्निज्म के यहाँ पर फेवर करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी मॉडर्न प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की यहाँ पर मांगे उठ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की मांग उठ रही है, इकोनॉमी को यहाँ पर आउटसोर्स करने की बातें चल रही हैं। तो इन्हीं सब मॉडर्निस्ट प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की वजह से हमारी सोसाइटी में क्राइसिस खड़ा हो चुका है। इनके अकॉर्डिंग जो मॉडर्निस्ट प्रोजेक्ट है, इन्होंने छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं और उनके इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, इनको कोई ऑटोनॉमी नहीं दी, बल्कि इनसे सारा कुछ छीन लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उत्तराखंड का ही देखें तो जो हमारा चिपको मूवमेंट चला था वो इसी के अकॉर्डिंग चला था। इसका मतलब ये था कि वहाँ के जो लोग थे उस समय के, वो कह रहे थे कि हमें उत्तराखंड को थोड़ा डेवलप करना चाहिए। अब डेवलप करना है, आपको ज़मीनें चाहिए। अब ज़मीनों पे लगे हुए थे पेड़, अब उन्होंने पेड़ काटने की बात की गई। तो उस समय पर जो उन एरियाज में लोग रहा करते थे, ठीक है, जिनके वो पेड़ हुआ करते थे, तो उन्होंने इसका विरोध करना चालू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इन्हीं पेड़ों की वजह से, इन्हीं हमारे नेचर की वजह से आज हमारी एक अलग आइडेंटिटी बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमारे जंगल साफ करते जा रहे हैं, तो एक दिन हमारी आइडेंटिटी भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जो हमारा नॉलेज सिस्टम इसी नेचर के आसपास डेवलप हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं हमसे छूट जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारा ट्रेडिशन भी छूट जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एक नई सोशल मूवमेंट चालू हुई जिसका नाम था चिपको मूवमेंट, जहाँ पर लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर उनका यहाँ पर विरोध किया और उनसे कहा कि हम तुम्हें पेड़ नहीं काटने देंगे। तो यही है पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एग्जाम्पल। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी आइडेंटिटीज़ का राइज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि हमने चिपको मूवमेंट की बात की थी जो कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हुई थी। कुछ सोशल और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स भी हो रहे हैं। तो जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करना है, तो हमें एक मॉडर्निटी के साथ, अगर हमें ट्रेडिशन को को एग्जिस्ट कराना है, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। हमें सिर्फ डेवलपमेंट पर काम नहीं करना, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना है। जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम लोगों ने बना के रखा है, जो उनकी पहचान है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से देखा जाए तो देश के डेवलपमेंट में काम ही आता है। इससे हमारा देश डाइवर्स लगता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो गांधीयंस, सोशलिस्ट, नॉन ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि ये सब मानते हैं कि इसी मूवमेंट की वजह से जो मॉडर्निटी की तरफ
लोग जाते जा रहे हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। और ये सारे फ्रेमवर्क्स हमें आइडेंटिटीज, राइट्स और सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करने से मिलते हैं। अगर इसका हम स्टेट पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल देखें तो आज के टाइम पर बहुत सारे स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को एक एज अ मेगा यूनिट ऑफ एनालिसिस हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें नेशन स्टेट, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टी सिस्टम और कास्ट सिस्टम जैसे एस्पेक्ट्स को हमें स्टडी करना चाहिए, जो कि मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट ने इनको इम्पैक्ट किया है। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इन प्रैक्टिस ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से ये लोग पढ़ लेते हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कहते हैं कि नेशन स्टेट है, चलो भाई है, ठीक है, बढ़िया, इंडिया एक नेशन स्टेट है, यहाँ पर अच्छा खासा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, कास्ट भी यहाँ पर चलती है। लेकिन यहाँ पर छोटे पार्ट्स को ये ऑटोनॉमी नहीं देते जो कि पॉलिटिकल यूनिट बनाती है। अगर हम पार्टी सिस्टम की ही बात करें तो पार्टी सिस्टम में हमारे यहाँ ये तो पढ़ लिया जाएगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन कौन कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो कि प्रोमिनेंटली इंडिया में यहाँ पर देखा जा सकता है कि रूल ज़्यादा करती हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो किसी पार्टी को ज़्यादा चाहते हैं, कौन क्या मुद्दे हैं उनके पार्टियों के साथ, तो ये उनको यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है या इन्हें ऑटोनॉमी नहीं मिलती। सिंपल सी बात ये है कि अगर हम कास्ट सिस्टम को भी देखें तो ये पढ़ लेंगे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल कि 108 क्लास हैं एग्जांपल के लिए। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले क्या कहेंगे कि भाई 108 कास्ट तो हैं, लेकिन इनमें कौन सी कास्ट ऐसी हैं जो कि इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अवेयर रहती हैं, जिनका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है, या जो कास्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करती, उनका अलग ही पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ों को स्टडी करने का काम यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म के जो एडवोकेट्स हैं वो करते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि हमें इन सभी पार्ट्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें आगे जाकर एक मेगा पॉलिटिकल यूनिट बनाती हैं। और इस फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स फ्रैगमेंट्स की भी स्टडी करना यहाँ पर चालू कर चुके हैं मेगा यूनिट्स की, ताकि उनकी भी ऑटोनॉमी को ये एक्नॉलेज कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेडरेशन बिल्डिंग फ्रेमवर्क। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप का फ्रेमवर्क है ये भी मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ ही बना है या डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के खिलाफ बना है, जहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठते हैं जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स, ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, इंसर्जेंसीज, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स और बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जो कि इन्हीं सब मुद्दों की वजह से चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फेडरेशन बिल्डिंग फ्रेमवर्क की, तो इनमें सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट जैसे कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हमें पेरिफेरल स्टेट्स में ज़्यादा स्टडी करने को मिलता है, जहाँ पर जो स्टेट्स हमारे इंडिया के बॉर्डर्स पर लगती हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तो ये जो सारी स्टेट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। और इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिट तरीके से अगर हम एनालिसिस देखें तो संजीव बरुआ अपनी किताब इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो एडवोकेट्स फेडरेशन बिल्डिंग फ्रेमवर्क को स्टडी करते हैं वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है फेडरलिज्म को स्टडी करने के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए, वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट पर बायस्ड रहता है। इनका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये पूरा इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, अब एक पेरिफेरल स्टेट है जहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट चली और ये कहीं ना कहीं अलग होने की बातें कर रहा है। तो फेडरेशन बिल्डिंग वाले क्या करेंगे, इनको ये नहीं समझेंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, इनके पीछे क्या मुद्दे हैं। ऐसा तो नहीं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से इनका कोई ट्रेडिशन जो है वो खतरे में आ जाए और इसी खतरे की वजह से यहाँ पर अलग होने की बातें करने लगे। तो ये सब ये नहीं जानेंगे, बस इन्हें क्या चाहिए, इंडिया पूरा इंटीग्रल रहना चाहिए, मतलब एक एक पार्ट इसका एकजुट तरीके से रहना चाहिए, किसी को भी अलग नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर नेशन है वो एक कंस्ट्रक्शन की तरह होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर एक एक स्टेट पूरे नेशन को बनाती है। अब ऐसा जो पर्सपेक्टिव है ये इस तरीके से इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता है कि जो भी हमारे देश में मॉडर्निटी आ रही है या जो मॉडर्न साइंसेज हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या सभी स्टेट्स के ट्रेडिशन के साथ कोएग्जिस्ट अच्छे से कर पा रही हैं। अगर कर पा रही हैं तो बढ़िया है,
अगर नहीं कर पा रही हैं तो हमें उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए ताकि उनका ट्रेडिशन भी बचा रहे और हमारा जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है वो भी बचा रहे। क्योंकि अगर हमने इस तरीके से इनको नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया तो नई नई सोशल फोर्सेस बन जाएंगी और ये सारी सोशल फोर्सेस एक समय पर गवर्नमेंट के सामने आ जाएंगी और अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करा के ले जाएंगी। तो ये मतलब होता है फेडरेशन बिल्डिंग फ्रेमवर्क का, जहाँ पर जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इस पर सबसे ज़्यादा बायसनेस रहती है कि मतलब नेशन स्टेट्स में कुछ भी अलग होकर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, उसके भले ही यहाँ पर डीप में स्टडी ना की जाए लेकिन हमारा नेशन जो है वो एक साथ रहना चाहिए, कोई भी अलग ना हो जाए। अब बात करते हैं सोशल कैपिटल फ्रेमवर्क पे। अगर हम सोशल कैपिटल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पर जोर दिया जाता है सिविल सोसाइटी अलॉन्ग विद द डेमोक्रेसी। अब ये जो पूरा हमारा फ्रेमवर्क है ये लिया गया टॉकविलियन नोशन ऑफ एसोसिएशन से, और पटनम नाम के स्कॉलर्स जो हैं वो इसको कॉन्सेप्ट को, सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलराइज करने का काम करते हैं। जहाँ पर ये कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटीज़ हमारे अंदर ट्रस्ट पैदा करने का काम करती हैं, वो वैल्यूज़ को शेयर करती हैं, वो एसोसिएशंस बनाती हैं, अलग अलग मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन से वो बात करती हैं, उन्हें पता लगता है कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को वो उठाती हैं और गवर्नमेंट के सामने रखती हैं। इससे नई नई सोशल मूवमेंट्स निकल के आती हैं। सिविल सोसाइटीज़ और जो सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी है जहाँ पर इक्वालिटी सोशल जस्टिस की बातें ज़्यादा की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दम भरने का काम करती हैं। और इसी के अटेम्प्ट में जो हमारी फ्रेगमेंटेड सोसाइटीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि फ्रेगमेंटेड सोसाइटीज़ में सिविल सोसाइटीज़ को सबसे ज़्यादा यहाँ पर उतारा जाता है ताकि जो भी फ्रेगमेंटेड हैं इनको एक साथ लाने का काम किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज़ एंड नेटवर्किंग। तो यही काम है इनका, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेमवर्क टू स्टडी दी इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में, अगर हम जब भी डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में इलेक्शंस का आता है कि अगर एक देश में डेमोक्रेसी है तो उसमें इलेक्शंस तो होते ही होंगे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर माने जाते हैं। और हमारे यहाँ 3 तरीके के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है नेशनल लेवल के इलेक्शन जो कि लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, स्टेट लेवल के मतलब विधानसभा और विधान परिषद के जो इलेक्शंस होते हैं, और लोकल लेवल जैसे कि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो इन 3 लेवल्स पर हमारे भारत में चुनाव लड़े जाते हैं और इनका जो सिग्निफिकेंस है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1990 से अगर हम देखें तो इन तीनों तरीके के जो इलेक्शंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे अब इंडिया में बढ़ती जा रही है। लोगों में ज़्यादा कॉन्शियसनेस आने लगी है इलेक्शंस को लेकर और लोग इलेक्शंस के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं। और इन्हीं सब को देखते हुए, इलेक्शंस को देखते हुए जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ जर्नलिस्ट भी आते हैं जो कि इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, स्पेशली एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। अब ये जो पर्टिकुलर लोग स्टडी करते हैं, अब ये स्टडी करते हैं डेटा प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया में कैसे काम कर रही है, जिसको हम सर्वे रिसर्च के नाम से जानते हैं। अब ये जो इलेक्शन के सर्वेज होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड सैंपल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो हरिद्वार है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को लोकसभा के लिए कुछ सैंपल इकट्ठा करना है हरिद्वार से, तो मेन हरिद्वार से कुछ सैंपल उठाएगा, मतलब कुछ हज़ार लोगों का सैंपल उठाएगा और कुछ रुड़की से उठाएंगे। तो ऐसे बल्क में वो सैंपल्स कभी नहीं उठाते, हमेशा थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में ही वो सैंपल उठाते हैं। अब सैंपल में वो जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनको कौन कौन सी पार्टीज जो है उनमें इंटरेस्ट जाग रहा है, कौन कौन से लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पर पार्लियामेंट में जाएं, उनके मुद्दे उठाएं, और क्या उनके यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उनसे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस अपने डेटा में लेते हैं और यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसा इलेक्शन का रिजल्ट रहने वाला है और कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और डेमोक्रेसी को यहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम कर रही हैं। तो ये बात होती है यहाँ पर इलेक्शन सर्वेज की। और जो ये इलेक्शन के सर्वेज होते हैं वो बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से किए जाते हैं।
या तो इलेक्शन से पहले कर दिए जाते हैं और इलेक्शन के बाद भी किए जाते हैं। और पॉल आर ब्रास नाम के जो स्कॉलर हैं वही कहते हैं कि अगर हम इन सर्वेस को इकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ कोरोबोरेट करें, मतलब दोनों को जोड़कर एक पॉलिटिकल एनालिसिस करें, तो हमें एक ब्रॉड वे मिलता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंट्री में कौन कौन से रीजन्स हैं, उन रीजन्स में कौन कौन सी पार्टीज का स्ट्रांग होल्ड है, ऐसा क्यों है, उसमें क्या कोई कास्ट वाला खेल खेल रहा है, कोई फ्रीबीज वाला खेल खेल रहा है, या कोई डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, क्या ऐसा उसमें चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी यहाँ पर पार्टीज़ हैं जो कि ज़्यादातर स्टेट्स में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि इकोनॉमी, सोसाइटी और एजुकेशन के लेवल पर ज़्यादा बातें कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये सब इकोलॉजिकल एनालिसिस में आती हैं। तो पॉल आरब्रास ये कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन सर्वेज को इकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ कोरोबोरेट करके देखेंगे तो हमें एक ब्रॉड व्यू मिलता है, जिससे कि हम पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को एक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स इंडिया में काम करती है, कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो लोगों को पसंद आते हैं, किस मुद्दे पर लोग वोट देते हैं, किस लीडर को लोग चुनना चाहते हैं, कौन सी पार्टी जो है वो लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं वो ये सब यहाँ पर देखे जाते हैं और यहीं ख़त्म होता है हमारा पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।